Hello everyone, welcome to UPSC journey. I hope you all are good. एंड आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 दैट इज़ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग कैसे हुई, वहाँ की जो सोसाइटी थी उसमें जो फ्यूडल सोसाइटी थी वो किस तरीके से इस्टेब्लिश थी। देन ऑल्सो हम देखेंगे कि वहाँ पर जो मिडिल क्लास थी उसका इमर्जेंस किस तरीके से हुआ। आफ्टर दैट वी विल सी कि किस तरीके से जो फ्रेंच सोसाइटी थी, जो फ्रांस था, वो मोनार्की से एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, उसके बाद एक रिपब्लिक एंड फाइनली एक डिक्टेटरशिप में जाके बदला। सो लेट अस स्टार्ट। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है दैट हैपन ऑन 14 जुलाई 1789 एंड ये आपकी पेरिस सिटी में हुआ। एज जो पेरिस सिटी थी वो आपकी किंग की एक तरीके से सीट थी। वहाँ पर 14 जुलाई 1789 को किंग ने कमांड करा ट्रूप्स को कि वो सिटी में मूव करें एंड ये रूमर स्प्रेड हुआ सारी जगह पर कि जो सिटीजन्स हैं उनके ऊपर ओपन आर्म फायर होने वाला है फ्रॉम द आर्मी। जब ये रूमर फैलता है कि जो किंग है उसने ऑर्डर दिया है सभी लोगों के ऊपर ओपन फायर करने का, तो 7,000 मैन एंड वुमेन गैदर होते हैं टाउन हॉल के सामने और वो अपनी एक मिलिट्री फॉर्म करते हैं और इसके साथ ही वो जाकर जो बेस्टाइल है जहाँ भी होर्डेड एमिनेशन था उसको वो लोग चुरा लेते हैं एंड आगे जाकर जो किंग का जो वहाँ पर उनका महल होता है, उनका जो कैसल होता है, वो उस पर अटैक करते हैं। बेस्टाइल वॉज बेसिकली अटैक्ड क्योंकि जो वो बेस्टाइल था वो किंग की डिस्पोटिक पावर को, मतलब किंग की जो पावर है उसका सिंबल था, वो एक तरीके से किंग की ऑटोक्रेटिक पावर का वो सिंबल था। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ, किंग ने सिटी में ट्रूप्स को जाने के लिए क्यों कहा, इस सब को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि उस टाइम की जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो किस तरह की थी। उस टाइम की जो फ्रेंच सोसाइटी थी उसको रूल कर रहे थे बर्बन फैमिली के लुइस 16। बर्बन फैमिली की जो लुइस 16 थे, ही वॉज 20 ईयर्स के थे एंड उनकी जो शादी थी वो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनियो से हुई थी ना। यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई कि जो लुइस 16 थे उनके कुछ ऐसे एक्शंस थे जिनकी वजह से जो फ्रांस था वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस साथ में पॉलिटिकल टर्मोइल भी आया। फर्स्ट वॉज कि जो फ्रांस था उसकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिल्कुल ड्रेन हो चुके थे। रीज़न वॉज जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में वॉर चला था उसकी वजह से उनकी जो भी ट्रेजरी थी, जो भी खजाना था, वो सब ख़त्म हो चुका था। सेकेंड, जो वर्सलीज जो पैलेस था किंग का उसको संभालने के लिए, वहाँ का कोर्ट था उसको संभालने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती थी एंड इस सब में जो भी रिसोर्सेज थे वो ड्रेन हो रहे थे। एंड थर्ड, जो लुइस 16 थे उन्होंने हेल्प करी थी 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस देने में। जो बाद में जाकर अमेरिका इंडिपेंडेंट होता है वो 13 कॉलोनीज़ जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाती है। इन सभी रीज़न की वजह से जो फ्रांस था वो एक इकोनॉमिक डेप्थ में जा चुका था एंड जितने भी लेंडर्स थे उन्होंने जो भी लोन दिया था उसके ऊपर वो 10% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे, जो कि फ्रेंच गवर्नमेंट बिल्कुल भी देने की हालत में नहीं थी। ये तो थी कि इकोनॉमिक कंडीशन किस तरीके से उस टाइम पे ख़राब हुई थी। नाउ अब हम समझते हैं कि वहाँ का जो फ्यूडल स्टेट था वो किस तरीके का था। अगर आप फ्रेंच सोसाइटी को देखें तो फ्रेंच सोसाइटी में 3 स्टेट थे, 3 तरह के वर्ग थे वहाँ पर। फर्स्ट स्टेट वॉज द क्लर्जी। क्लर्जी वर बेसिकली जो वहाँ पर आपके प्रीस्ट होते थे, जो पॉप होते थे, वो बेसिकली वहाँ पर क्लर्जी थे। जो भी रिलीजियस लीडर थे वो क्लर्जी में आते थे। सेकंड होते थे आपके नोबिलिटी। नोबिलिटी वर बेसिकली पर्सन्स हु वर इन द गवर्नमेंट जॉब, और या फिर वो किनाइट होते थे, राजा के लिए लड़ते थे, आर्मी में होते थे, या फिर वो राजा महाराजा के ही क्लोज होते थे, मिनिस्टर्स होते थे। थर्ड स्टेट जो था वो आपका 90% पॉपुलेशन को कंप्राइज करता था, वो था पिजन स्टेट। इसमें आपके 3 कैटेगरीज थी। सबसे पहले आते थे बिग बिजनेसमैन, जो मर्चेंट्स, ट्रेडर्स होते थे, जो कोर्ट के ऑफिशियल्स होते थे, लॉयर्स होते थे। ये आपका पढ़ा लिखा वर्ग होता था थर्ड स्टेट का। सेकेंड आते थे पिजन्स एंड आर्टिशंस एंड लास्ट में आते थे लेबरर्स, लैंडलेस सर्वेंट्स एंड स्मॉल पिजन्स।
अगर हम देखें तो इस सोसाइटी में जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट थे उनको बहुत ज़्यादा एग्जेम्पशंस थी, वो बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस को एंजॉय करते थे। जैसे कि जो टैक्स लगता था थर्ड स्टेट के ऊपर वो था टिथ एंड टाई। टिथ जो टैक्स था वो चर्च लेता था एज अ शेयर फ्रॉम द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एंड जो टाइल टैक्स था वो किंग लगाते थे, जो कि एक तरह का डायरेक्ट टैक्स होता था। इन दोनों टैक्स से जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट था वो एग्जेम्प्टेड था, उनको ये टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जैसा कि हमने लास्ट लाइन में समझा कि किस तरीके से इकोनॉमिक कंडीशंस कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी फ्रांस की, उसकी वजह से एक तरह की कंडीशन बनी जो कि थी सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस होता है जब आपके पास एक एक्सट्रीम सिचुएशन बनती है जहाँ पर बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड इंडेंजर हो जाते हैं। बेसिकली जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की वो बढ़ रही थी, लेकिन उसके साथ जो डिमांड थी फूड ग्रेन्स की वो नहीं बढ़ रही थी। जो हार्वेस्ट था वो नहीं हो पा रहा था, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो नहीं हो पा रहा था। जितनी ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा था उसके कंपैरिजन में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा शूट अप हो रही थी। एंड मोस्ट ऑफ जो वर्कर्स थे वो या तो लेबरर्स की तरह एम्प्लॉयड थे, या फिर उनकी जो वेजेस थी वो उनको ओनर्स नहीं देते थे क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी। एंड इसकी वजह से जो बेसिक ब्रेड है उसके ऊपर भी लोग लड़ते थे। सबसिस्टेंस क्राइसिस बेसिकली होता है जब आपकी बैड हार्वेस्ट हो और उस हार्वेस्ट की वजह से फूड ग्रेन्स का जो सप्लाई है वो स्केयर हो जाए। अब जब किसी चीज़ की स्केर्सिटी होती है तो लोगों में आपस में उस चीज़ के लिए राइट्स होती हैं, उस चीज़ के लिए लड़ाई होती है। एंड जो पुअर लोग हैं उनको फूड जो है वो नहीं मिल पाता है। इस कंडीशन में दो चीज़ें होती हैं, या तो लोग कम खाना खाते हैं और वो डिज़ीज़ का शिकार हो जाते हैं, या फिर उनकी बॉडी जो है वो वीक हो जाती है एंड अल्टीमेटली डेथ हो जाती है उनकी। ये जो कंडीशंस थी इकोनॉमिक कंडीशंस, ये एक तरफ चल रही थी और दूसरी तरफ एक नई पॉलिटिकल बॉडी जो थी वो इमर्ज हो रही थी। दैट वाज द मिडिल क्लास। ये जो आपकी मिडिल क्लास थी ये थर्ड स्टेट का सबसे फर्स्ट स्टेज था। सबसे फर्स्ट जो आपका पिलर था थर्ड स्टेट का वो थे आपके मिडिल क्लास। ये बेसिकली आपके जो सोशल ग्रुप्स थे जो ट्रेड करते थे, ओवरसी ट्रेड करते थे, मैन्युफैक्चरिंग करते थे वुड्स की, सिल्क टेक्सटाइल को ये लोग मैन्युफैक्चर करते थे। एंड जो रिचर मेंबर होते थे सोसाइटी के थर्ड स्टेट के वो आते थे। योर लॉयर्स, प्रोफेशनल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, दे वर ऑल पार्ट ऑफ दिस मिडिल क्लास। एंड यही मिडिल क्लास जो है वो थर्ड स्टेट को स्टेट जनरल की मीटिंग्स में रिप्रेजेंट करता था। अब ये जो थर्ड स्टेट है वो बेसिकली एजुकेटेड था एंड बिलीव रखता था कि कोई भी जो ग्रुप है सोसाइटी में उसे प्रिविलेजेस नहीं मिलनी चाहिए। जैसे कि हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा कि जो क्लर्जी थे और जो नोबल्स थे वो प्रिविलेजेस गेन करते थे बाय देयर बर्थ। तो उन्होंने बोला कि जन्म के आधार पर किसी को भी प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए थे। एंड इसी टाइम पे हमारे तीन बहुत ही फेमस फिलोसोफर अपनी फ़िलासफ़ी देते हैं। फर्स्ट वाज जॉन लॉक। जॉन लॉक अपनी टू ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट में ये फ़िलासफ़ी देते हैं कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन है, डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन का मतलब होता है कि जो राजा है वो एक तरीके से उन्हीं का रूल चलता रहेगा एंड उनको डिवाइन ने भेजा है। जो राजा महाराजा हैं वो डिवाइन के ही हेरिडिटरी हैं, वो उन्हीं के वंशज होकर वो रूल करेंगे। इस डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन को उन्होंने नकारा। उसके साथ साथ उन्होंने मोनार्क की जो एब्सोल्यूट राइट्स हैं उसको भी उन्होंने अपोज़ करा। जो मोनार्क का एब्सोल्यूट राइट्स था कि वो अपनी मर्ज़ी से टैक्स लगा सकते हैं, वो हेरिडिटरी अपनी वंश को आगे बढ़ाते जाएंगे एंड वो बिल्कुल भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रखते हैं लोगों की तरफ, इस आइडिया को उन्होंने अपोज़ करा। सेकंड जो थे हमारे वो थे रूसो। जीन जैकस रूसो, इन्होंने आइडिया फॉरवर्ड करा। दैट आइडिया वाज कि जो लोग हैं और जो गवर्नमेंट है उनके बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। इन्होंने कहा कि जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे एंड जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके बीच में और लोगों के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा। बेसिकली उनके रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल होंगे, वो लोगों को जवाब देंगे एंड लोगों की बातों को प्रेजेंट करेंगे। जैसे कि मोनार्क, इस टाइम पे जो फ्रेंच में मोनार्क सोसाइटी थी वहाँ पर जो राजा है वो ना तो अकाउंटेबल था एंड ना ही उसकी पावर जो है वो लोगों में से ड्राइव होती थी। थर्ड फिलोसोफर थे हमारे मॉन्टेस्क्यू।
मॉन्टेस्क्यू ने अपने स्पिरिट ऑफ लॉ में एक आइडिया प्रपोज करा, दैट वाज द डिवीजन ऑफ पावर। उन्होंने ये आइडिया प्रेजेंट करा कि विद इन द गवर्नमेंट के अंदर ही तीन तरह के डिवीजन होने चाहिए। वन इज़ लेजिस्लेटिव, सेकंड इज़ एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज़ जुडिशरी। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट के अंदर जो पावर है वो मोनार्क के हाथ में, वो एक पर्सन के हाथ में नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो डिवाइड होनी चाहिए। कि रूल्स को बनाने के लिए लेजिस्लेटिव होनी चाहिए, रूल्स को एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूटिव, एंड ये देखने के लिए कि जो रूल्स हैं वो सही से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, सही से बन रहे हैं, उसके लिए जुडिशरी होनी चाहिए। एंड यही मॉडल आगे जाके जो 13 कॉलोनीज़ यूएसए की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाती है, वो इस आइडिया को अपना लेती हैं। एंड वहाँ पर है इंडिविजुअल राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि लिबर्टी, जस्टिस। यही जो आइडियाज़ हैं ये आगे जाकर लोगों के बीच डिस्कस होते हैं। लोग इन्हीं आइडियाज़ को सलून में, कॉफ़ी शॉप्स में, इन सब में बुक से या फिर न्यूज़पेपर से डिस्कस करते हैं। एंड जो लोग वहाँ पर पढ़ लिख नहीं सकते थे, उन लोगों के बीच में इन चीज़ों को स्पीच देकर लोगों को समझाया जाता था। ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था उसकी वजह से लुइस 16 जो था वो बेसिकली जो भी अपना गवर्नमेंट का एक्सपेंसेस है, जो भी लोगों के लिए एक्सपेंसेस है, वो नहीं संभाल पा रहा था थी। एंड लोगों में ये भी फैल गया था कि जो लुइस 16 है वो टैक्स को इंक्रीज़ करने वाले हैं। तो लुइस 16 जो है वो स्टेट जनरल की एक मीटिंग बुलाते हैं। If you like this part, please subscribe to the channel and give a thumbs up. And if you have any query, please comment it down. And part 2 का वेट करिए। and अगर आपने बाकी ज्योग्राफी के पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ check it out on channel. Thank you.